वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज के कण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है और शीर्ष लंब की लंबाई जो है शीर्ष लंब की लंबाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज है आपका। इसको नाम दे देते ABC और ये 90 डिग्री हो गया। ये तो पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है और शीर्ष ये वर्टेक्स है। शीर्ष से बेस तक की जो डिस्टेंस होती है वो शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब। और ये हो गया आधार। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंडीशन ये बोल रहा है अगर हम इसको h मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इनकी लेंथ को, तो यहाँ पे कण की जो लंबाई है वो h इक्वल टू जो है, इसको कण की डिस्टेंस जो कण की जो लेंथ है वो आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की लंबाई x है तो इसमें x प्लस 2 कर देंगे। और फिर कण की जो लंबाई है वो शीर्ष लंब की लंबाई के दुगने से, यानी शीर्ष लंब की लंबाई y है तो इसमें 2y करेंगे और उसमें 1 सेंटीमीटर अधिक है। ये दिया हुआ है कंडीशन में। आपको क्या करना है, इनके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 1 और 2 इक्वेशन फर्स्ट व 2 से, तो x प्लस 2 2y प्लस 1, तो इसमें x प्लस 2 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, 2y x प्लस 1 2y y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/2। तो मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है x प्लस 1/2 दी निकाला और इस तरीके से, और h की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 है। अब यहाँ पे हमें इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से जब हमें किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड अगर हमें पता है और वो त्रिभुज 90 डिग्री है तो हमेशा पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। तो क्या होता है, कण की जो लंबाई का स्क्वायर आधार की लंबाई के स्क्वायर और शीर्ष लंब की लंबाई के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये दिया हुआ है। तो ये AC जो है वो h का स्क्वायर, AB जो है वो x दिया है और BC जो दिया है वो y दिया है। BC की लेंथ y है और आधार जो दिया है वो x है। तो h यही रहने देते हैं, m h को हमने क्या माना, h जो है वो x प्लस 2 है का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, y क्या माना है, x प्लस 1 का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से निकाला। a प्लस बी के फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, a प्लस बी की होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2ab 4x, x स्क्वायर इसमें वही करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर 16x, एलसीएम भी लेना पड़ेगा साथ में, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हुआ है, साथ में इसका एलसीएम भी किया गया है। ये 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, और ये 2x ये इधर आएगा तो -16x हो जाएगा, इक्वल टू 0। सब एक साइड कर दिया और इसको 0 के इक्वल कर दिया। जब कोई टर्म्स दूसरे साइड जाता है तो 0 में कन्वर्ट हो साइन बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा।
एक्स स्क्वायर, इसमें सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा -14x, ये हो जाएगा -15, ये आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और घटाने पे 14 आना चाहिए। तो इसका नंबर का फैक्टर ये होगा 15 - 1, इस तरीके से होगा। तो ये 15 में से 1 घटाएंगे 14 आ जाएगा। तो 15x, ब्रैकेट टूटेगा तो साइन बदलेगा, प्लस x -15 = 0। x कॉमन लेंगे तो x -15, इसमें 1 कॉमन लेंगे, x -15 = 0। x -15 x + 1 कॉमन लेने पे ये आएगा। जब x -15 = 0 तो x = 15 होगा। जब x + 1 = 0 तो x = -1। ये वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आधार की जो डिस्टेंस है निगेटिव में नहीं आएगी, तो आधार की डिस्टेंस प्लस में आएगी, इसलिए x की वैल्यू 15 होगी। तो ये आधार हो गया। और शीर्ष लंब की लंबाई y = x + 1/2, तो 15 + 1/2 x जगह रखेंगे 16/2, तो ये 8 हो गया। तो y की वैल्यू 8 हो गई। तो h की वैल्यू क्या है, x + 2, तो 15 + 2 = 17। तो क्या हुआ, कण की लंबाई 17, y की वैल्यू 8 और आधार की जो डिस्टेंस है 15। तो ये है। अगर हम x की वैल्यू 15 लेंगे तो ये पाइथागोरस के थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी, और x = -1 लेके करेंगे तो नहीं, डिस्टेंस को फॉलो नहीं करेगी, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर पाएगी। इसलिए इसकी वैल्यू को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि आधार की जो डिस्टेंस होगी वो माइनस नहीं होगी, माइनस, क्योंकि वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन, आगरा से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है 192 किलोमीटर है। ये आगरा हो गया और ये दिल्ली हो गया। आगरा से दिल्ली तक की जो दूरी है वो 192 किलोमीटर की दूरी है। तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है। तो कहने का मतलब ये है, दो गाड़ी हैं, एक धीरे चलने वाली गाड़ी, एक तेज चलने वाली गाड़ी। तेज चलने वाली गाड़ी जो है धीरे चलने वाली गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है, तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल को x मान लेते हैं, और धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल जो है तेज चलने वाली गाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो x -16 हो गया। कंडीशन के हिसाब से यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल जो है वो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो इसलिए इसको तेज चलने वाली गाड़ी को x माना और उसमें धीरे चलने वाली गाड़ी में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तेज चलने वाली गाड़ी से। ये कंडीशन के हिसाब से फॉलो किया गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तेज चलने वाली गाड़ी 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, उनको तय करने में लगा समय क्या होगा। तो तेज चलने वाली गाड़ी जो है उसको हमने T1 मान लिया। तो क्या है, तो दूरी जो है, क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे
चाल। तो फार्मूले के हिसाब से तो दूरी है आपका 192 और चाल जो है तेज चलने वाली गाड़ी का x है। उसी तरीके से धीरे चलने वाली गाड़ी 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय t2 होगा उसका, तो 192/x-16, क्योंकि चाल जो है वो x-16 हो गया। तो t1 जो दिया है 192/x और t2 जो निकला है वो 192/x-16 ये दिया है। अब कंडीशन ये कह रहा है कि जो तेज चलने वाली गाड़ी जो है धीमे चलने वाली गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। तो ये t1 है और ये t2 है, तो 2 घंटे कम समय ले रही है, 2 घंटे कम समय लेती है। तो इसको हम +2 कर देते इधर से। अगर t1 में ये t2, अगर t2 का समय निकालना है तो t1 में t2 जो समय जो ले रही है वो तेज चलने वाली गाड़ी के समय से 2 घंटे ज़्यादा समय लेगी। और अगर हम t1 निकालते हैं तो t2 - 2 करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं या इसको हम t1 = t2 - 2 भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से सही है। यदि हम तेज चलने वाली गाड़ी जो है और धीमे चलने वाली गाड़ी का जो समय है वो 2 घंटे कम समय लेती है तेज चलने वाली गाड़ी, और जो अगर हम t2 निकालते हैं तो t1 + 2 करना पड़ेगा। इसको उठा के इधर कर देंगे तो t1 + 2 t2 के इक्वल हो जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो समय कम लेगी और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज़्यादा लेगी। अब यहाँ पे रख देते हैं 192/x + 2 192/x-16 वैल्यू पुट कर दिया। t1 की वैल्यू पहले ही निकाल दिया था, t2 वैल्यू पहले निकाल दिया था। एलसीएम लेते x 192 + 2x, एलसीएम में 192/x-16। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 192 × x-16 + 2x 192 2x x-16 और ये 192x हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 192 × x-16 + 2x x-16 192x हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं 192x 192 × 16 2x² -32x 16 दूनी 32 192x, ये और ये कैंसिल हो गया। (2x² -32x और ये -192 × 16 = 0। 2 कॉमन ले लेते हैं x², तो ये 16 हो जाएगा और ये 192 × 8 = 0। अब यहाँ पे x² 60 -16x और ये 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 की 6 से लगे 8 9 72 8 9 72 72 में एक जोड़ा 73 73 के 3 हाथ से लगा 7 8 एकम 8 8 में 7 जोड़ा 1536 = 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे 1536 आना चाहिए और घटाने पे आपका 16 आना चाहिए। इसका हम क्या फैक्टर निकालेंगे, मान लेते हैं 48 में अगर हम 32 घटा दें तो क्या आएगा, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 का आएगा, तो 48 में 16। और मल्टीप्लाई जब करेंगे 48 का 32 में
तो 1536 आएगा। 96, 8 त्रिक 24 की 4, हाथ से लगा 2, तीनों टी 24, 3 चौक 12, 2 14, 6 13, 1536। तो मल्टीप्लाई करने पे 1536 आ रहा है और घटाने पे 16 आ रहा है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस, तो 48 माइनस 60, 48 माइनस 32, 2x 1536, एक्स स्क्वायर 48x प्लस 32x माइनस 1536 इक्वल टू 0। एक्स कामन लेंगे तो x माइनस 48 प्लस 32 कामन लेंगे तो x माइनस 48 आएगा। तो डिवाइड 32 का डिवाइड 1536 में देंगे तो 48 आएगा। तो x माइनस 48 इंटू एक्स प्लस 32 ये आएगा। जब x माइनस 48 इक्वल टू 0 तो यह x इक्वल टू 48 होगा, और जब x प्लस 32 इक्वल टू 0 तो x माइनस 32 आएगा। तो हमने क्या माना था? तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल को हमने क्या माना था? चाल, ये तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल x है, और धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तेज चलने वाली गाड़ी से। यह औसत चाल है, तो हमें प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल चाहिए। तो चाल कभी निगेटिव में नहीं होगी, इसलिए ये 32 एक्स इक्वल टू माइनस 32 जो है ये इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए इसकी वैल्यू ये नहीं होगी। एक्स इक्वल टू 48 हो सकती है। अगर तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धीमे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो उसमें से x माइनस 16 घटा देते हो, तो तेज चलने वाली गाड़ी ये धीरे चलने वाली है, ये धीरे चलने वाली होगी, ये तेज चलने वाली गाड़ी है। तो इसमें 48 माइनस 16, तो ये 8 में से 6 गया 2, 3 में 4 में से 1 गया 3, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आएगा। कहने का मतलब ये है प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल जो होगी, तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और इसकी उत्तर की जांच अगर करना हो तो दोनों की चाल में जो अंतर है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि धीरे चलने वाली गाड़ी जो है तेज चलने वाली गाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। 48 में 16 घटा देते हैं, 48 में 32 जब घटाएंगे तो ये 16 ही आएगी, इसलिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।